एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो गार्ड उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये काफ़ी लंबी कहानी है। हे यांग सिटी डोंगमिंग किंगडम से बिलोंग करता है और ये किंगडम डोंगमिंग एम्पायर के द्वारा फाउंड किया गया था और ये होंगमिंग रिलम में काफ़ी सालों से है। ये किंगडम 10 एम्पायर में से एक में आता है। कुछ दिन पहले एक फिनिक्स बिस्ट पता नहीं कहाँ जाकर डोंगमिंग किंगडम में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दिया था और ह्यूमर्स ये कह रहे हैं कि वो बिस्ट ऑलरेडी काफ़ी सारे सिटी को तबाह भी कर दिया है। सिटी के काफ़ी सारे पावरफुल वॉरियर उस बिस्ट के द्वारा मार दिए गए हैं, इसलिए डोंगमिंग का रॉयल फैमिली सेंट को यूज करके उस बिस्ट को हंट डाउन करवा रहा है। डोंगमिंग किंगडम का ऐसा मानना है कि ये बारबेरियन की तरफ से प्रोवोकेशन है और ये वॉर को भी लीड कर सकती है, इसलिए मैं तुम्हें केयरफुल रहने के लिए एडवाइस दे रहा हूँ। वो सब जानकर फैंग उसे थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। जाकर सबसे पहले एक होटल को बुक करते हुए कहते हैं कि आज रेस्ट करते हैं, कल फिनिक्स बिस्ट को ढूंढने जाएंगे। ये बोलकर वो अपने रूम में जाकर सोच रहा होता है कि मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर कौन बारबेरियन और डोंगमिंग किंगडम के बीच में वार कराने की कोशिश कर रहा है। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर शुयू आ जाती है, जिसे देखकर फैंग थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसके रूम में एंटर करते हुए कहते हैं वेल मैं अकेले सो नहीं सकती हूँ, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हम सभी सिस्टर एक साथ ही सोते थे। ये बोलकर वो उसके बेड पर सोते हुए कहते कि तुम भी आकर मेरे साथ क्यों नहीं सोते हो। वो सब देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जाकर उससे कहते कि इससे तुम अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगी क्या। वो कहते बिल्कुल नहीं करूंगी। फैंग उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहते कि बाहरी दुनिया में एक लड़का और लड़की एक साथ एक बेड पर नहीं सो सकते हैं जब तक वो हस्बैंड और वाइफ ना बन जाए। उसकी बातें सुनकर वो कहते तो तुम बोल रहे हो कि अगर मैं तुम्हारी वाइफ होती तो क्या तुम मेरे साथ सोने के लिए मान जाते। फैंग उसे समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो बात ना सुनकर कहती है कि अगर तुम मेरे साथ सो जाते हो तो मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी, और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहने लगी होती है तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। फैंग उसे शांत करते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलकर वो उसका आंसू पोंछते हुए कहता है कि जल्दी से जाकर सो जाओ, हमें कल जल्दी उठना है। लेकिन तभी वो उसे गले लगाते हुए कहने लगी होती है कि मैं तुम्हारे साथ ही सोना चाहती हूँ। ये बोलकर वो उसी के साथ सो जाती है। वहीं पर इससे फैंग खुद को कंट्रोल करते हुए खुद से कह रहा होता है कि याद रखना कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फैंग को हस्बैंड हस्बैंड बोलकर कह रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो नर्वस होते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि किसी पर भी काफ़ी जल्दी विश्वास कर लेती है। तभी वहाँ पर यांग फैमिली का यंग मास्टर अपने काफ़ी सारे बॉडीगार्ड के साथ आ रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र सुयू पर चली जाती है। उसका खूबसूरती देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगा होता है कि ये ब्यूटी कहाँ से आ गई है, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। वो सब देखकर वहाँ आसपास मौजूद लोग कहने लगे होते हैं कि लगता है कि फिर से कोई मुसीबत में पड़ने वाली है। ये जियांग फैमिली का यंग मास्टर है और जियांग फैमिली हे यांग सिटी के 3 मेजर फैमिली में से एक है, हम उससे मेसअप नहीं कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि उसका एंसेस्टर मार्शल किंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी फैंग सुयू को वहां से लेकर जाने लगा होता है, लेकिन यांग जियान उसका रास्ता रोकते हुए कहने लगा होता है कितनी भी जल्दी क्या है, मेरे घर चलो हम लोग मजे करेंगे। उसके जवाब में वो कहते नहीं तुम बुरे पर्सन हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर फैंग हंसते हुए कहने लगा होता है कि सुना ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। उसका वैसा बर्ताव से वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहने लगा होता है कि तुम्हारी हंसने की हिम्मत कैसे हुई। फैंग उसी का हाथ को जोर से पकड़कर कहने लगा होता है कि मेरा मन कि मैं हंसू चाहे रो, इसमें तुम बोलने वाले कौन होते हो। और वो उसका हाथ को काफी जोर से पकड़ा होता है, जिससे उसका हाथ दर्द करने लगा होता है, इसलिए वो अपने गार्ड को उसे मारने के लिए कह देता है। उसका ऑर्डर सुनकर उसके सभी गार्ड उसे चारों तरफ से घेरते हुए कहने लगे होते हैं कि हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। फैंग कहता है क्या मुझे धमकाने की हिम्मत, मैं तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। ये बोलकर वो जियांग जियान को पकड़कर लेकर जाने लगा होता है, जो देखकर जियांग उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग साइलेंट क्यों हो, जल्दी से जाकर मेरे फादर को बताओ कि मैं खतरे में हूँ। जियांग को घसीटते लेकर जाता देखकर आसपास में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी से उसी के बारे में डिस्कशन करने लगे होते हैं। अगले समय फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसे हेयांग सिटी के बाहर लेकर जाकर पटक देता है और वहां से जाते हुए कहते हैं कि अगर मैं बिजी नहीं होता ना तो मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलता। ये बोलकर वो जाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर जियांग के फादर आकर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम जाना चाहते हो। फैंग उसका अटैक को काउंटर करते हुए कहते हैं कि कौन है वहां पर। वो बंदा कहता है कि मैं जियांग ही हूँ, जियांग फैमिली का पैट्रियट, और तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ आकर परेशानी खड़ी करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। फैंग उससे कहता तो क्या इसका मतलब आप यहाँ पर जस्टिस करने के लिए आए हैं, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछने को वो क्या किया है। उसकी बात सुनकर जियांग ही अपना ऑरा को दिखाते हुए कहता है कि मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया, अगर बात करने की तमीज नहीं है तो ठीक है, लगता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बिहाफ में मुझे सिखाना पड़ेगा। फैंग उसके अटैक को काउंटर करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है। ये बोलकर वो उसके अटैक को काउंटर कर देता है, जिससे जियांग ही नीचे फेंका जाता है। अपना हार से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दूसरी तरफ में वो देखकर उसका बेटा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। वहीं पर जियांग ही को दिखाते हैं जो कि अपना पावरफुल स्ट्राइक करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
जाऊंगा। उसके अटैक को काउंटर करने के लिए वो अपने क्लीन आर्म का यूज कर देता है, जो देखकर शुयू हैरानी से सोचने लगी होती है कि कहीं वो क्लीन क्लान से तो बिलोंग नहीं करते हैं ना। दूसरी तरफ जब उनका अटैक एक दूसरे से टकराता है तो जियांग यही पिट जाता है। वो देखकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और डर के मारे कहने लगा होता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है कि मेरे जियांग फैमिली को छूने की आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है। वो आवाज सुनकर फैंग सोचता है कि कहीं इसका एंसेस्टर तो नहीं आ गया है ना। वहीं पर वो आवाज सुनकर जियान जोर से चिल्लाकर कहने लगा होता है कि ग्रैंडफादर जल्दी आइए, कोई मुझे और फादर को मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुनकर फैंग कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये बोलकर वो उन दोनों के दिल पर अटैक करके उनका काम तमाम कर देता है और करते हुए कहता है कि तुम लोग यही डिजर्व करते हो। उन्हें खत्म करने के बाद वो जल्दी से अपना ड्रैगन निकालकर उस पर बैठकर वो दोनों भाग जाते हैं। उसके भागने के बाद वहां पर उसके ग्रैंडफादर पहुंच जाता है और उन दोनों को मरा हुआ देखकर वो खून के आंसू रोते हुए काफी गुस्से में कहने लगा होता है कि ये जरूर बारबेरियन का ही काम होगा, मैं तुम्हें खत्म किए बिना चैन नहीं लूंगा। यही बोल बोलकर वो चिल्ला रहा होता है। इसके 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अभी भी आगे बढ़ रहे होते हैं और सुयू उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम क्लीन क्लान से बिलोंग करते हो। फैंग कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और इंसान रेस से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ उनका पावर है। ये बोलकर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके हिसाब से फिनिक्स बीस्ट को होना चाहिए। तभी सामने में एक सिटी नज़र आता है। वो देखकर वो लोग उसी सिटी में एंटर कर जाते हैं, लेकिन वो लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया होता है। तभी शुयू कहते हैं कि मैं फिनिक्स गॉड का ऑरा को फील कर पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर फैंग पूछता है क्या तुम्हारे फिनिक्स क्लान का फिनिक्स गॉड? वो कहते हैं नहीं, फिनिक्स गॉड तो काफ़ी सालों पहले ही मारे जा चुके हैं और उसका कॉप्स वांग क्लान के फॉरबिडन एरिया में रखा हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वो कुछ सोचते हुए कहती है कहीं इसका मतलब उसका बॉडी को कोई चुरा तो नहीं लिया है ना। फैंग भी थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है लेकिन फॉरबिडन एरिया में कोई एंटर तो कर नहीं सकता है, कहीं इसका मतलब हमारे अलावा कोई और भी उस रास्ते के बारे में जानता होगा। सभी क्लू को एक साथ रखते हुए फैंग कहता है कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी लग रहा है और इसका गोल दोनों क्लान में वॉर प्रोवोक करना है। उसकी बातें सुनकर वो पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, हम फिनिक्स गॉड के रिमेनेंट को जरूर रिट्रीव कर लेंगे। तभी उन्हें फिनिक्स गॉड की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर वो लोग वहाँ पर जाने लगे होते हैं। वहीं पर उस बीस्ट को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद लोगों पर हमला कर रहा होता है, जिससे बचकर सभी लोग अपना जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक रॉयल वॉरियर लॉर्ड झान आकर उस फिनिक्स बीस्ट से फाइट करने लगा होता है, लेकिन उसका पावर इनफ नहीं होता है। तभी वहाँ पर लाइट अलायंस को कुछ लोग आकर कहते हैं कि हमें भी हाथ बटाने दीजिए। उसे देखकर लॉर्ड झान पूछते हैं कि लाइट अलायंस वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लाइट अलायंस वाले अटैक करते हुए कहता है क्योंकि आपको हमारी मदद चाहिए। वो देखकर लॉर्ड झान कहते हैं कि पहले उससे हराते हैं फिर बातें करते हैं। ये बोलकर वो फिर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो फिनिक्स नीचे गिरने लगा होता है। और वहाँ पर लाइट अलायंस वाले को देखकर फैंग सोच रहा होता है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लगता है कि उनका स्टेटस होंगमिंग रिलम में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तभी सुजू कहते हैं कि मेरे हिसाब से वही लोग फिनिक्स गॉड के रिमेनेंट को चुराए होंगे। फैंग कहते हैं कि अगर वही लोग वॉर को प्रोवोक करना चाहते हैं तो खुद ही हेल्प करने के लिए आगे क्यों आएंगे। और वहाँ पर 2 सेंट और 4 ग्रेट पावर से मुझे नहीं लगता है कि फिनिक्स गॉड उससे रजिस्ट कर पाएगा। वहीं पर लॉर्ड झान एक खतरनाक हमला कर देता है, जिससे फिनिक्स गॉड नीचे गिरने लगा होता है। वो देखकर सुजू कहते हैं कि फिनिक्स गॉड का फ्लेम बुझने लगा है, ये इस बात का संकेत है कि अब उसका स्पिरिट गायब होने वाला है। दूसरी तरफ में उस बीस्ट को दिखाते हैं जहाँ पर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगा होता है। वो देखकर लॉर्ड झान और लाइट अलायंस वाले वहाँ से भागने लगे होते हैं। उन्हें भागता देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि आखिर वो लोग भाग क्यों रहे हैं। दूसरी तरफ में सुजू फैंग को भी वहाँ से लेकर जाते हुए कहने लगी होती है कि वो ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन तभी वो बिस्ट जोर से चिल्लाती है। उसका आवाज़ सुनकर सुजू रुक कर कहते कि ऐसा लगा जैसे कि वो मुझे बुलाया है। तभी वो बिस्ट फिर से उड़कर कहीं पर जाने लगा होता है, जो देखकर आसपास में मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो देखकर लाइट अलायंस वाले फिर से उसका पीछा करने लगे होते हैं। वहीं पर सुजू के एक्शन देखकर फैंग उससे पूछता है कि वो बिस्ट फिर से ब्लास्ट तो नहीं होगा ना। सुजू कहते कि शायद उससे पता चल गया होगा कि मेरे पास उसका ब्लड लाइन है, इसलिए वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं किया, मुझे उससे बचाना होगा। ये बोलकर वो उसके पास जाने लगती है। वांग क्लान वाले को वहां पर देखकर लाइट अलायंस वाले काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचने लगा होता है कि आखिर वांग क्लान वाला कहां से आ गई है। अगर फिनिक्स स्केलेटन उसके हाथ में चला गया तो, और अगर उसका बचा हुआ स्पिरिट प्योर फिनिक्स ब्लड को टच कर जाता है तो परिणाम बहुत ही बुरा होगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। ये सोचकर वो अपने सभी लोगों से उसे मार देने के लिए कहने लगता है। वो देखकर फैंग उसे प्रोटेक्ट करने आ जाता है। दूर से वो सब देखकर लॉर्ड झान सोच रहा होता है कि आखिर लाइट अलायंस वाले अचानक क्यों आ गए हैं और वो लोग फिनिक्स बीस्ट को क्यों मारना चाहते हैं। कहीं इसका मतलब उसका अपीयर होना लाइट अलायंस वालों से रिलेटेड तो नहीं है ना। दूसरी तरफ में फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो उनके अटैक को काउंटर करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो देखकर लॉर्ड झान सोचते हैं कि वो तो इंसान है, वो अकेले 4 मार्शल किंग वाले को चैलेंज कर रहा है, इसका सीधा एक ही मतलब है कि उसका मौत होगा। वहीं पर लाइट अलायंस वाले को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग को घायल करने के बाद अब वो लोग सुयू की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन उससे पहले फैंग जो कि अभी भी सांसें ले रहा होता है, वो दोबारा से
उठकर अपने स्पिरिचुअल हाथ वाले स्किल का यूज करके उन्हें रोकने लगता है। उसे अभी भी जिंदा देखकर लाइट अलायंस वाले एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाते हैं, लेकिन उससे उन्हें ज़्यादा खतरा नहीं होता है, इसलिए वो उसका अटैक को काफ़ी आसानी से ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ने लगा होता है। लेकिन तभी फैंग काफ़ी सारा हाथ बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका भी ज़्यादा फायदा नहीं होता है। दूसरी तरफ वो फिनिक्स सुयू के पास पहुंचने वाला होता है, जो देखकर लाइट अलायंस का लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उस लड़की का काम तमाम करने के लिए कहने लगा होता है। इसीलिए वो लोग अब और ज़्यादा सीरियस होकर उसके सभी हाथों को ख़त्म करते हुए दूसरे से कहता है कि मैं उससे डील करता हूँ, तुम उस लड़की को जाकर संभालो। ये बोलकर वो बंदा जाकर अपना स्वॉर्ड से काफ़ी भयानक हमला कर देता है, जिससे नीचे काफ़ी बड़ा गड्ढा हो जाता है। लेकिन फैंग को वहाँ पर ना देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि वो कहाँ चला गया। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो ऊपर जाकर फिर से उन्हें सुयू के करीब आने से रोकने लगा होता है। उसे वहाँ से गायब होता देखकर दूसरा बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, और वो देखकर लॉर्ड जान भी कंफ्यूज होने लगा होता है कि आखिर वो क्लीन क्लान से या फिर ड्रैगन क्लान से है। वहीं पर वो फिनिक्स उसके करीब पहुंचने वाला होता है, जो देखकर लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाने लगा होता है कि जल्दी से उस लड़की को ख़त्म करो। ये बोलकर वो सोचता है कि अगर वो उसका प्योर ब्लड को ऑब्जर्व कर लेता है तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सोचकर वो लॉर्ड जान से कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं, लेकिन तुम कोई भी मूव क्यों नहीं चल रहे हो। लॉर्ड जान उससे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे हेल्प करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम तो अपना काम निकलवाने के लिए आए हो। वहीं पर वो लोग फैंग पर अटैक करने चले जाते हैं, लेकिन वो बार बार वॉइड में गायब हो जा रहा होता है, जिससे उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है। तभी एक बंदा सुयू पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन उसका अटैक लगने से पहले फैंग बीच में आ जाता है, जिससे उससे लग जाती है। वो देखकर सुयू जल्दी से उसे संभालने लगी होती है। दूर से अपने अटैक को ब्लॉक देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक साथ उन दोनों को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है। वो देखकर सुयू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना फ्लेम का यूज करने लगी होती है, जिससे वो बंदा जलने लगता है और सुयू ब्रेक थ्रू कर लेती है। वहीं पर वो बंदा अपने लोगों को उससे दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग भी जल सकते हैं। तभी वो फिनिक्स उसके पास पहुंच जाती है और सुयू अपना ब्लड उसे दे देती है। वो देखकर लीडर अभी भी काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, लेकिन खुद ही कुछ नहीं कर रहा होता है। दूसरी तरफ उसका ब्लड लेने से उसका फ्लेम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो देखकर लीडर भागते हुए कहते हैं कि काफ़ी देर हो गया है। ये बोलकर वो सभी लोग भागने लगे होते हैं, लेकिन उनका भागने देने से पहले वो फिनिक्स उन लोगों पर हमला कर देती है और उन्हें चारों तरफ से फ्लेम से घेर देती है, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन लीडर एक आर्टिफैक्ट निकालकर कहता है कि ये फायर मुझे कैद नहीं कर सकती है। ये बोलकर वो उसका यूज करके खुद को तो बचा लेता है, लेकिन उससे उसके बाकी के लोग जलने लगे होते हैं। वहीं पर नीचे में फैंग को दिखाते हैं, जहाँ पर अब वो मर जाता है, जिससे सुयू काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगी होती है। तभी उसका लिटिल बॉल बाहर निकलकर जोर से चिल्लाता है। वो आवाज़ सुनकर लीडर का ध्यान भटक जाता है वो कैसा आवाज़ था, और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर फिनिक्स उस पर जोर से हमला कर देती है, जिससे उसका आर्टिफैक्ट टूट जाता है और वो पिट जाता है। वो सब देखकर लॉर्ड जान बोल रहा होता है कि वैसा पावर के साथ वो कोई ऑर्डिनरी फिनिक्स बीस्ट का रेमिनेंट नहीं लग रहा है, और फैंग को देखकर कहते हैं कि वो बच्चा मारा गया होगा, लेकिन अगर लकीली वो सर्वाइव कर जाता है तो लाइट अलायंस उसके द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। वहीं पर उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग बीस्ट पर बैठकर काफ़ी दूर जंगल में चले जाते हैं, और वो अभी भी रोते हुए कह रही होती है कि क्या मैं अपने हस्बैंड को बचा नहीं सकती हूँ क्या। तभी लिटिल बॉल चिल्लाकर उससे कुछ कहने की कोशिश करता है। वो देखकर वो फैंग से कहते कि तुम दोबारा जियोगी और मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं आगे तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगी। यहीं पर हमारा गुड बाय होता है। ये बोलकर वो उस बीस्ट का पावर का यूज करके, निर्वाणा वाला टेक्निक का यूज करके उसके बॉडी में एंटर कर जाती है। इसके 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग उठकर सुयू को ढूंढने लगा होता है अगर उसे क्या हो गया, लेकिन तभी वो खुद को जिंदा देखकर कहने लगा होता है कि ये क्या, मैं तो मारा गया था ना। और बीस्ट का रेमिनेंट का बॉडी को देखकर वो समझ जाता है कि जरूर वो निर्वाणा वाली स्किल के यूज करके उसे बचा ली होगी। वो सब जान करके वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसका ड्रैगन कहता है कि वो अभी भी रिजरेक्ट की जा सकती है, लेकिन उसे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। ये सुनकर वो जल्दी से उससे पूछने लगा होता है कि कैसे हो सकता है। वो बताते हैं कि वर्चुअल मार्शल आर्टिस्ट का सुप्रीम बॉडी का स्ट्रेंथ काफ़ी सारे मिरेकल को क्रिएट कर सकता है। हालांकि उसका फिजिकल बॉडी नहीं रहा, लेकिन उसका सोल अभी भी जिंदा है और वो सिर्फ अपने निर्वाणा वाले स्किल से मर्ज हुई है। इसीलिए तुम हाई लेवल में पहुंचकर उसका सोल को अपने बॉडी में से निकालकर उसके बॉडी को रीसेट कर सकते हो, और उसे रीसेट करने के लिए सिर्फ केओस की एनर्जी का ही जरूरत होगा। अगर तुम वर्चुअल मार्शल आर्टिस्ट के सुप्रीम बॉडी को किसी सर्टेन लेवल तक कंट्रोल कर लोगे, तब उसका फिजिकल बॉडी और रिलम को डेवलप किया जा सकता है। ये शुरुआती टेक्निक है और इसे ही सभी की का पेरेंट की कहा जाता है। जब ये सबसे पहली बार ओपन हुआ था, तब एक की 9 एक्सट्रीम में ट्रांसफॉर्म हुआ था और सभी लिविंग बीइंग को जन्म भी दिया था। पूरे दुनिया में 9 एक्सट्रीम है, वो सभी केओस के पावर से ओरिजिनेट हुआ है और वो किसी भी चीज को डेवलप कर सकता है। उनकी बातें सुनकर फैंग कहता है कि वर्चुअल मार्शल आर्टिस्ट को सुप्रीम बॉडी के पावर को कंट्रोल करना उतना भी आसान नहीं है। लिन हुई मुझे बताया कि 9 एक्सट्रीम का स्ट्रेंथ होंगमेंग रिलम का 8 फैमिली के पास है। वो ड्रैगन कहता है हाँ, 8 फैमिली के पास 8 सुप्रीम पावर है और वो लोग एंशिएंट टाइम से ही ऐसे हैं।
और उनमें से सबसे ट्राइनिकल सुप्रीम पावर थंडर एट्रीब्यूट वाला है, जिससे कि अभी यान फैमिली कंट्रोल कर रही है। यान फैमिली 8 फैमिली में से एक नहीं है, बल्कि थंडर टेम्पल का 3 गॉड में से एक है। उसकी बातें सुनकर फैंग कहते हैं कि अगर मैं उन्हें प्रोवोक कर देता हूं तो वो लोग मुझे खत्म किए बिना नहीं रुकेंगे, लेकिन वर्चुअल मार्शल आर्टिस्ट को सुप्रीम बॉडी की पावर को कंट्रोल करना और सुयू को बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। ये बोलकर वो खुद से कहते हैं कि मैं तुम्हें रीबॉर्न करके अपना असली वाइफ बनाऊंगा। ये वो कह ही रहे होते कि तभी उसे एक एनर्जी फील होती है, इसलिए वो उसे ओपन करता तो उसे पता चलता है कि वो काफ़ी पावरफुल होता है। और कुछ सोचने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो जरूर फिनिक्स गॉड का रेमिनेंट का पावर होगा। ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर सोचता है कि इस पावर से अब मुझे उन होली वॉरियर से डर नहीं है। ये बोलकर वो सामने मौजूद गुफा में ट्रेन करने के लिए चला जाता है। अगले सीन में लाइट अलायंस वाले को दिखाते हैं, जहाँ पर एक हाई स्टेटस वाला बंदा अपने लोगों को पीटते हुए कह रहा होता है कि तुम सभी के सभी लोग बेवकूफ़ हो। क्या तुम लोगों को पता भी है कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि फिनिक्स गॉड का रेमिनेंट चोरी हो गया है तो उसका परिणाम क्या होगा। वो लोग खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि हमें नहीं लगा था कि वहाँ पर वांग क्लान और ड्रैगन क्लान के लोग होंगे, लेकिन वो बंदा उनका कोई भी एक्सप्लेनेशन ना सुनकर उन्हें पीटते हुए आगे क्या करना है वो बताकर चला जाता है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग का सभी मेरिडियन खुल गया होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कह रहा होता है कि इससे होने में कम से कम 1 महीना लगना चाहिए, लेकिन ये इतना जल्दी क्यों हो गया। ये सोचकर वो जानने की तैयारी करते हुए सोचता है कि अब देखने का बारी आ गया कि यहाँ पर लाइट अलायंस का स्टेटस क्या है। इसके बाद मोजू सिटी का लाइट अलायंस का ब्रांच को दिखाते हैं, जहाँ पर फैंग मास्क लगाकर जाता है और जाकर उन सभी लोगों को मारने लगा होता है और बाकी के लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग भी लाइट अलायंस से हो। वो लोग डरते हुए कहता नहीं, हम लोग ऑर्डिनरी लोग हैं। ये सुनकर फैंग उन्हें ना मारकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि उन्हें मैसेज पास कर देना कि मैं वापस आकर लाइट अलायंस के सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। वॉइड वाला टेक्निक को देखकर वो लोग सोचने लगे होते हैं कि कहीं वो ड्रैगन क्लान से तो नहीं है ना। इसके हाफ मंथ के बाद एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग लाइट अलायंस के साथ जो कुछ भी हुआ होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर फैंग सोच रहा होता है कि सभी लोग अभी भी ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये किंग लोंग यानी कि ड्रैगन क्लान का काम है, इसलिए वो लोग कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये सोचकर वो उनका बातें सुनना जारी रखता है, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि लेकिन ये मिस्टीरियस बंदा काफी ज्यादा प्रिंसिपल है, वो सिर्फ लाइट अलायंस वाले लोगों को ही मार रहा है, ऑर्डिनरी लोगों को नहीं मार रहा है। उनकी आगे की बातें सुनकर फैंग जाते हुए सोचते हैं कि अब मैं इसे जारी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं फंस भी सकता हूँ। ये सोचकर वो पेमेंट करने जाते हुए सोचते हैं कि अगर मैं होली माउंटेन में जाकर बदला लेने की कोशिश करूंगा तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना जैसा होगा, इसलिए मुझे जल्दी से अपना पावर को बढ़ाना होगा। ये सोचकर वो काउंटर के पास जाकर एक्स्ट्रा पैसा देकर उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ ट्रेजर की इन्फॉर्मेशन है जिसका यूज करके मैं शायून सिटी में अपने मेरिडियन को इंप्रूव कर सकूं। उसकी बातें सुनकर वो बंदा बताता है कि शायून सिटी डोंगमिंग एम्पायर का 4 मेन सिटी में से एक है, सो ऑफकोर्स वहाँ पर ट्रेजर होगा। सबसे फेमस ट्रेजर रून युआन फ्रूट है, जिसका मेडिकल प्रॉपर्टी लोगों के मेरिडियन को नोरिश कर सकता है, और ये मार्शल किंग वालों का तो मस्ट है ताकि उनका मेरिडियन का स्पीड बढ़ सके। उसके बारे में सुनकर फैंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहाँ पर मिलेगा वो पूछने लगा होता है। वो बताते हैं कि वो यूजुअली उल में स्टोर करके रखा जाता है और काफी सालों के डिपोजिशन के बाद ही फॉर्म किया जा सकता है। अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो वो तुम्हारे एबिलिटी पे डिपेंड करता है। उतना जानकर फैंग उसे थैंक्स बोलकर जाने लगा होता है और सोच रहा होता है कि मेरा प्लान अभी भी नहीं बदला है। अब जबकि तुम लोग ये मान रहे हो कि मैं ड्रैगन क्लान से बिलोंग करता हूँ, तब मुझे ब्लेम मत करना। अगले सीन में बिस्ट गॉड टेम्पल को दिखाते हैं, जहाँ पर पैसेज बिस्ट गॉड को लाइट अलायंस, फिनिक्स गॉड और शुयू के बारे में सब कुछ बता देता है। बताने के बाद वो अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग जाकर शुयू को बॉडी को ढूंढकर उसे लेकर आओ। इतना बोलकर वो पूछता है क्या ड्रैगन क्लान से कोई न्यूज आया। एक कहते मैं उन्हें रिपोर्ट कर दी हूँ और मैं उनका सभी टैलेंट इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन भी कर ली हूँ और वो उसके क्लान से नहीं है। उसकी बातें सुनकर वो कहता तो इसका मतलब वो उसका क्लान का नहीं है, फिर भी उसके पास काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है और कहता है कि कहीं ये वही इंसानी लड़का तो नहीं है ना। इसके बाद हाफ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग अपने भेष बदलकर स्पिरिचुअल फ्रूट को बेचते हुए सोच रहा होता है कि पिछले हाफ मंथ में मैं 500 से ज्यादा स्पिरिचुअल फ्रूट को ओपन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक भी रून युआन फ्रूट क्यों नहीं मिला। फैंग वो फ्रूट बेच रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक पर्सन आकर उससे कहता है कि अगर आप ये फ्रूट बेच रहे हैं तो मैं आपको 3 स्पिरिट क्रिस्टल देकर खरीदने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातें सुनकर फैंग कहता है कि मुझे स्पिरिट क्रिस्टल नहीं चाहिए, अगर आपके पास रून युआन फ्रूट है तो मैं एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। वो बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगा होता है कि मेरे पास एक है, क्या मैं उसके बदले 3 फ्रूट को एक्सचेंज कर सकता हूँ। उसका बात सुनकर फैंग सोचते हैं कि इस फ्रूट का मेडिकल प्रॉपर्टी किसी की लाइफ को 1 साल के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन रून युआन फ्रूट का मेडिकल प्रॉपर्टी मेरिडियन को 1 घंटे के लिए इनहांस कर सकती है। वो ट्रेजर उनके लिए ज्यादा फायदेमंद तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए काफी काम का है। ये सोचकर वो उनसे कहते कि अगर कोई और एक्सचेंज करना चाहता है तो आकर कर सकता है। ये सुनकर काफी सारे लोग जाकर उससे रून युआन फ्रूट को एक्सचेंज करने लगे होते हैं और उसके साथ यहीं पर रून युआन फ्रूट को जमा कर लिया होता है और उससे अभी भी 360 पीसेस की और जरूरत होती है और आसपास का ऑक्शन हाउस भी मूव हो गया होता है, इसीलिए वो डायरेक्टली डोंगमिंग के इंपेरियल सिटी जाने के बारे में सोचकर वहां पर जाने लगा होता है। वो जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर डोंगमिंग का रॉयल फैमिली के एक पर्सन आकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि एम्परर आपको
इनवाइट करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे। फैंग कहता है कि मैं सोचकर बताता हूँ। ये बोलकर वो सोचने लगा होता है कि मुझे अभी भी काफ़ी सारा काम है और ये भी पता करना है कि उनके एल्डर कैसे बने। फैंग वो सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक भिखारी आकर फैंग को मास्टर मास्टर बोलकर आते हुए उस पर लटक जाता है और लटक कर कहने लगा होता है कि फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। उस एक्शन से फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे कहने लगा होता है कि कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, इसलिए जल्दी से छोड़ो मुझे। वो सब देखकर रॉयल बंदा कहता है कि लगता है कि मास्टर शुयू काफ़ी ज़्यादा बिजी है, इसलिए उसके बारे में भूल जाइए। मैं आशा करता हूँ कि आप इसके बारे में जरूर सोचेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर उससे फैंग काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए सोच रहा होता है कि ये बुढ़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। वहीं पर उससे देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि आखिर वो बुढ़ा फिर से कैसे आ गया, कहीं वो बुढ़ा वही लेजेंडरी हुआंग तियानवी तो नहीं है ना, वो तो मास्टर शुयू का अप्रेंटिस बनने का सपना देख रहा है। उनकी बातें सुनकर फैंग सोचते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बुढ़ा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये सोचकर वह जल्दी से खुद को उससे अलग करने लगा होता है, लेकिन जब वो उसका बात नहीं मानता है तब वो अपना फोर्स का यूज करने लगता है, लेकिन वो अपना ताकत का यूज करके हिला भी नहीं पाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर ये कैसा हो सकता है, मेरा ताकत ऑलरेडी मार्शल किंग लेवल जितना पहुंच गया है लेकिन फिर भी मैं इसे हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ। वहीं पर वो बुढ़ा अपना नाटक जारी रखते हुए कहता है कि मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आप ये स्वीकार नहीं कर लेते हैं काफ़ी मेरे मास्टर हैं, नहीं तो आप मुझे मार ही दीजिए। उसका उस नाटक से फैंग और ज़्यादा एम्बैरस होने लगा होता है, लेकिन वो अभी भी उसके बारे में क्यूरियस होकर सोच रहा होता है कि अगर इसका लेवल क्या हो सकता है। जरूर ये अपना किसी स्पेशल एबिलिटी का यूज करके अपना कल्टीवेशन बेस को छुपा लिया है, इसीलिए मैं तो अपना पर्पल आई का यूज करने के बाद भी इसका कल्टीवेशन बेस को देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा ये मुझे जाने नहीं देगा। ये सोचकर वो उससे कहने लगा होता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये सुनकर वो बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा खुश होकर अपना आंसू वासू सब कुछ उसमें पोंछने लगा होता है, जिससे फैंग को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा होता है और वो कहता है कि जल्दी से मुझे छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। उन सबसे उसका लिटिल बॉल भी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होने लगा होता है, इसलिए वो भी बाहर निकलकर उस पर चिल्लाने लगता है। उसे देखकर हुआंग एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, लेकिन फिर वह उसे भी पकड़कर कहने लगा होता है कि ये तो काफ़ी यूजफुल लग रहा है, जिससे उसका लिटिल बॉल भी काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करने लगा होता है, लेकिन वो भी उसका चंगुल से बच नहीं पा रहा होता है। वहीं पर वो सब देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि यहाँ तक कि लिटिल बॉल भी उसका ग्रिप से नहीं निकल पा रहा है, आखिर ये बंदा है कौन और आखिर इसका ताकत क्या हो सकता है। उसका मास्टर एक्सेप्ट करने के बाद वो फाइनली उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग टोटल 2000 से ज़्यादा स्पिरिचुअल फ्रूट को ऑब्टेन कर लिया होता है। उतना सारे स्पिरिचुअल फ्रूट को देखकर सभी लोग पूछने लगे होते हैं कि क्या आप इसे बेचने वाले हैं। उनकी बातें सुनकर फैंग सोचते हैं कितना सारा फ्रूट मेरे हाथ में रहना सेफ नहीं होगा, इसलिए कुछ और करना पड़ेगा। ये सोचकर वो शॉपकीपर से सभी को इवनली में बेचने के लिए बोलकर बाकी के 10 एम्पायर के रॉयल फैमिली को देने के लिए कहता है अपनी ओर से गिफ्ट के तौर पर, जिसके लिए शॉपकीपर मान जाता है। वो सब देखकर वांग तियानवू कहता है कि आप तो सच में मास्टर होना डिजर्व करते हैं। इस तरह से सभी एम्पायर आपको ग्रेट एल्डर की तरह रिगार्ड करेंगे और आपको ह्यूमिलेट नहीं होने देंगे। उसकी बातें सुनकर फैंग उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ही हो जो कि अपना असली आइडेंटिटी को छुपाए हुए हो, क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहोगे। वो कहता हाँ मैं जरूर हेल्प करूंगा। ये बोलकर वो लोग जंगल में एक गुफा के पास चले जाते हैं जहाँ पर फैंग अपने असली रूप में आ गया होता है और सोच रहा होता है कि 500 रूयान फ्रूट को मैं जमा कर लिया हूँ, जिसका यूज करके मैं लगभग 2 महीने तक प्रैक्टिस कर लूंगा। अब अगले रिलम में पहुंचने का बारी आ गया है, लेकिन ये हुआंग तियानवू काफी बड़ा फ्रीक है, अगर वो मुझे मारना चाहेगा तो काफी आसानी से मार सकता है, लेकिन मुझे इतने दिनों तक फॉलो करने के बावजूद भी मैं कुछ भी मिलिशियस इंटेंशन उसकी तरफ से फील नहीं कर पाया हूँ। इतना सोचकर वो गुफा में जाते हुए कहता है कि मैं 2 महीने के लिए सिक्युलेशन में जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। ये बोलकर वो सोचते हैं कि लगता है कि इस पर मुझे उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो जाकर उस फ्रूट को खाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इसके 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका प्रोग्रेस देखकर वांग कहता है कि ये बच्चा उतना भी बुरा नहीं है। वहीं पर अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर वो सिर्फ 1 ही महीने में अपना 2 मेरिडियन को ओपन कर लिया होता है और अब वो अपना 2 मेरिडियन के पीक पर पहुंच गया होता है और अब उससे सिर्फ एक और एनर्जी को कंडेंस करना है जिससे वो ब्रेन तक पहुंच सके, जिससे वो काफी ज्यादा और पावरफुल रिलम में पहुंच सके। उसके लिए वो पहले एंशिएंट रिकॉर्ड को पढ़ने लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि ह्यूमन ब्रेन 7 सेंसेस से कनेक्टेड होता है और जब वो 7 सेंसेस पूरी तरह से ओपन हो जाएगा तब फाइनल पाथ को समझा जा पाएगा और कोई सेंट बन पाएगा। वो सब पढ़कर फैंग उसे भी अचीव करने की कोशिश करने लगता है। बाहर में वो सब देखकर वांग कहता है तो इसका मतलब वो बच्चा स्काई के बियॉन्ड जाना चाहता है। उसका माइंड और 2 एक्सट्रीम पावर के साथ ये छोटा सा ब्रेक थ्रू उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो उसका हेल्प करने के लिए एक तरह की एनर्जी बीम उसकी तरफ फेंक देता है। इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, लेकिन उसका दाव कोर में 9 स्टार होता है, जो देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोचते हैं कि इसमें तो 7 स्टार होना चाहिए ना, लेकिन मेरे में 9 क्यों है। ये सोचकर वो
रिकॉर्ड पढ़ने लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि सिर्फ कुछ ही लोग 7 स्टार वाले दाव कोर को ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सन 8 कोर को ओपन कर लेता है वो हेवन और अर्थ के सुप्रीम दाव को रियलाइज कर सकता है और वो ऑर्डिनरी सेंट से काफी पावरफुल सेंट बन सकता है। वो सब पढ़कर फैंग सोचता है लेकिन मेरे पास तो 2 ज्यादा है, कहीं इसका मतलब मैं 2 रिलम में अपग्रेड करके मार्शल किंग लेवल में तो नहीं पहुंच गया हूं ना। स्काई के अगेंस्ट जाने में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर मैं एक भी गलत स्टेप ले लेता हूं तो मैं अबिसिस में गिर जाऊंगा और मेरा काम तमाम हो जाएगा। तभी वहां पर हुआंग आकर उसे कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता है कि आपने सिर्फ एक ही महीने में काफी सारे मेरिडियन को ओपन कर लिया है, मैं तो बस आपका एक पुअर डिसाइपल हूँ और सिर्फ एंसेस्टर लेवल में ही हूँ, इसलिए फ्यूचर में मुझे आपकी जरूरत होगी। तभी फैंग उससे पूछ लेता है कि क्या दाव कोर में सिर्फ 7 ही स्टार हो सकता है। वांग बताता है ऑफकोर्स अगर एक भी ज्यादा हो गया तो वो काफी ज्यादा ग्रेट बात हो सकती है। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि क्या आप 7 स्टार को ओपन नहीं कर पाए क्या। फैंग बताता है कि मेरा में तो 2 और स्टार है। ये सुनकर वांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसका वैसा रिएक्शन देखकर फैंग उसका कारण पूछता है। वांग बताता है कि मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि एक बार एक पर्सन 8 स्टार को ओपन कर दिया था और जो लोग एक्स्ट्रा स्टार को ओपन करते हैं उनका एक्स्ट्रा स्टार को त्यानक्याओ कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में किसी के पास भी त्यानक्याओ नहीं है, जिसके पास भी वो त्यानक्याओ होता है उससे गॉड्स भी जेलस होने लगते हैं और लगभग सभी लोग हेवन के पनिशमेंट में मारे जाते हैं। लेकिन अगर कोई हेवन के पनिशमेंट में सर्वाइव कर जाता है तो वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट को अचीव करता है और वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी बनता है। उसकी बातें सुनकर फैंग कहते हैं कि अगर 8 स्टार वाले का ऐसा हालत होता है तो मेरे पास तो 9 स्टार है। वांग कहता है कि मैंने कभी भी 9 स्टार के बारे में नहीं सुना है, शायद ये हेवन का अगेंस्ट जाने का चांस होगा या फिर बहुत ही बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है, इसलिए मैं तो यही एडवाइस देता हूँ कि आप केयरफुल रहिएगा और हेवन का अगेंस्ट मत जाइएगा। ये बोलकर वो सोचते हैं मुझे नहीं पता कि उसका वर्चुअल मार्शल आर्टिस्ट का सुप्रीम फिजिकल बॉडी हेवन का पनिशमेंट को सह पाएगा या फिर नहीं पाएगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो गुफा के बाहर जाकर चिल्लाते हैं कि गॉड एक दिन में एक्सट्रीम को ब्रेक थ्रू करके तुम्हें भी सरपास कर दूंगा। ये बोलकर वो अपने फिनिक्स वाला पंख को निकालकर उड़ने की तैयारी करने लगता है। उसका फिनिक्स वाला पावर को देखकर हुआंग काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि कहीं आप ही तो वो नहीं है ना जो कि हुआंग क्लैन का फिनिक्स वाला गॉड का रेमिनेंट को चुरा लिया है। फैंग उसके बात को इग्नोर करके वहां से लाइट अलायंस के पास जाने लगता है। अगले सीन में लाइट अलायंस के एक और ब्रांच को दिखाते हैं जहां पर फैंग जाकर अपने असली रूप में आकर उनका टेंपल में आग लगाते हुए कहता है कि इतना सारा क्राइम कमिट करने के बाद भी तुम खुद को होली कैसे बोल सकते हो। उस आग को देखकर अंदर में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी लोग निकलकर भागने लगे होते हैं। तभी अंदर में से किसी की आवाज आती है कि मेरा टेंपल ऑफ लाइट को जलाने की आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है। वहीं पर बाहर में सभी लोग हुआंग तियानियो को देखकर कहने लगे होते हैं कि अब वो किसके साथ है, वो तो मास्टर शुयू के साथ था ना, क्या वो बंदा मास्टर शुयू है। दूसरा बंदा कहता नहीं मास्टर शुयू इतना ज्यादा यंग कैसे हो सकता है। तो तीसरा बंदा कहता है कि ये सिर्फ रूप बदलने वाला टेक्निक है, होंगमिंग रिलम में किसके पास ये नहीं है। तभी लाइट अलायंस का एक बंदा बाहर निकलते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि लाइट अलायंस का अगेंस्ट जाने का तुम्हारा परिणाम क्या होता है। फैंग उससे कहता तो क्या तुम अब ये बोलने वाले हो कि मैं क्रूएल और इनह्यूमन डीमन हूँ। वो बुढ़ा कहता तो ठीक है मान लेते हैं जो तुम बोल रहे हो। ये बोलकर वो अपने लोगों से उस डीमन को यानी कि फैंग को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। उसका ऑर्डर सुनकर उसके सभी लोग उस पर हमला करने जाने लगते हैं, लेकिन फैंग ही उन सभी लोगों को खाने पीने पर दे देता है, जिससे वो बुढ़ा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हाथ बनाकर उस पर हमला कर देता है। फैंग उससे काउंटर करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो खुद ही पिट जाता है, जिससे वो खुद को संभालते हुए सोचते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने तो उस बुढ़े के पावर को कम समझ लिया था। वहीं पर वो बुढ़ा आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि उस बच्चे के पास में होली एनर्जी का कुछ ट्रेसेस है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि तुम जिंदा नहीं बच सकते हो। ये बोलकर वो उसका काम तमाम करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर 10 ग्रेट एम्परर के कुछ लोग आकर उसे रोकते हुए कहते हैं कि क्या तुम एग्रीमेंट तोड़ना चाहते हो। सेंट उन लोगों पर अटैक नहीं कर सकते जिनके पास सेंट से कम पावर होता है। अगर तुम करना भी चाहते तो तुम अपना होली पावर का यूज नहीं कर सकते हो। इस डील के बारे में सभी लोग जानते हैं, क्या तुम भूल गए हो क्या। उन्हें देखकर वो अपना अटैक को हटाते हुए कहते हैं कि तुम लोग गलत समझ लिए हो, मैं उस पर अटैक नहीं कर रहा था। उन्हें देखकर वांग सोचते हैं कि वो लोग 10 ग्रेट एम्परर के इन्वॉय है, उनके इन्फॉर्मेशन तो काफी फास्ट है। वो लोग सोच रहे होंगे कि शायद मेरे मास्टर उनका वेल्थ का फायदा करवा सकते हैं। तभी लाइट अलायंस वाला कहता है कि अब जबकि सभी गलतफहमी दूर हो गया है तो अभी सभी लोग जा सकते हैं। वहीं पर वो लोग फैंग को लेकर जाने लगे होते हैं, लेकिन वो जाने से मना करते हुए उस बुढ़े से कहता है कि क्या तुम अभी भी फिनिक्स के रेमिनेंट के बारे में तुम्हें याद है। उसकी बातें सुनकर वो उससे अच्छे से देखते हुए सोचता है कि उसके पास किलिम का आर्म है, कहीं इसका मतलब यही रिमर वाला ड्रैगन क्लान का बंदा तो नहीं है ना। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मारा गया था। तभी फैंग उससे कहता है क्या तुम गेस नहीं कर पा रहे हो। हाँ मैं वही हूँ, निराश करने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। वो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, और सोचते हैं इतने सारे लोग उसके सीने में छेद होते हुए देखे थे, यहाँ तक कि टॉप फैमिली लेवल का फार्मासिस्ट भी उसे बचा नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो जिंदा कैसे बच गया। फैंग उससे कहता है कि मेरा तुम्हारे लाइट अलायंस से डिस्प्यूट है और जब तक मैं उसे सॉल्व ना कर लूँ शांति से बैठूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर वो बुढ़ा कहता है तो लगता है
कि तुम इस रीलम के डेविल के द्वारा भेजे गए हो। उसका फालतू के इल्जाम सुनकर वांग उसी पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम ही डेविल हो, तुम्हारा पूरा फैमिली डेविल है और मुझे तो लगता है कि तुम्हारा टेंपल ऑफ लाइट डेविल का घर है। वो सब सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है और सिर्फ आइडेंटिटी लाइट अलायंस वाले को बता देता है और बाकियों से कहता है कि ये मेरा खुद का अपना मामला है, इसलिए इसमें तुम लोगों का कोई भी लेने देने नहीं है। उसकी बात सुनकर 10 एम्पायर के इन्वॉय कहते हैं कब जबकि ये तुम्हारा खुद का अपना प्रॉब्लम है तो हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये बोलकर वो लोग उससे दूर हो जाते हैं। सिचुएशन को अपने एडवांटेज में देखकर लाइट अलायंस वाला कहता है कि अब जबकि तुम खुद को डिवाइन एक्सेप्ट कर लिए हो तो ठीक है, गॉड का इन्वॉय होने के कारण तुम्हें खत्म करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बोलकर वो सोचते हैं कि अगर मैं डिवाइन पावर का यूज नहीं भी करूंगा ना फिर भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। दूसरी तरफ में उसकी बातों सुनकर फैंग कहता है चलो प्रूव करते हैं। ये बोलकर वो अपना फिनिक्स वाला पावर का यूज करने लगता है, जो देखकर सभी लोग वहां से दूर होने लगे होते हैं क्योंकि वो लोग उसमें आकर पिटना नहीं चाहते हैं। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहां पर वो अपना पावर को दिखा रहा होता है, जहां पर उसका 7 स्टार पॉइंट को देखकर और अचानक उसका पावर को बढ़ता देखकर लाइट अलायंस वाला काफी ज्यादा हैरान होकर सोचता है कि ये तो डिवाइन के पीक पर था ना, लेकिन अचानक इसका पावर इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया है, देखकर तो इसका ताकत सेंट से कम नहीं लग रहा है। तभी फैंग वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि वो कहाँ चला गया। लेकिन तभी फैंग उसके पीछे अपीयर होकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी दूर फेंका जाता है। वो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर उससे लाइट अलायंस वाला काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने डिवाइन लाइट सील नाम का स्किल का यूज करके हमला कर देता है, जिससे फैंग सिर्फ काउंटर ही नहीं करता है बल्कि वो उसे फिर से पीट कर रख देता है, जिससे वो फिर से फेंका जाता है। वो सब देखकर तो सभी लोग और ज्यादा हैरानी से उसी के बारे में डिस्कशन करने लगे होते हैं। वहीं पर उससे लाइट अलायंस वाला अपने गुस्से को शांत करके थोड़ा सा सोचने लगा होता है कि आखिर गलती कहाँ पर हो रहा है, और उसका फ्लेम देखकर सोचता है कहीं वो फिनिक्स कोड का रेमिनेंट का पावर तो नहीं है ना जिससे कि वो डिवॉर कर लिया है। वो सब सोचकर वो फैंग से कहता मैं पिछली बार तुम्हें भागने दिया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो फिर से उस पर हमला कर देता है, जिससे कि फैंग गायब होकर उससे बच जाता है। जो देखकर लाइट अलायंस वाला हैरान हो ही रहा होता है कि तभी फैंग आकर उसका फेस पर एक पंच मार देता है, जिससे उसका नाक टूट जाता है और उसमें से खून निकलने लगा होता है और उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। और वांग उसका काफी ज्यादा मजाक भी उड़ा रहा होता है, जिससे उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसी का काम तमाम करने जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, जिसे देखकर वांग डरने का नाटक करने लगा होता है। वो देखकर लाइट अलायंस वाला खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारा रिएक्शन टाइम काफी ज्यादा स्लो है, इसलिए तुम्हें मरने से कोई बचा नहीं सकता है। वो देखकर फैंग भी थोड़ा सा घबरा गया होता है और वो उसे संभलने के लिए कहता है, लेकिन कुछ गलत होने से पहले ही वांग अपना चप्पल निकालकर कहता है कि अगर मुझे मारना चाहोगे तो पिटने के लिए तैयार हो जाओ। वो देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि कहीं वो भिखारी पागल तो नहीं हो गया है ना, वो तो सिर्फ एंसेस्टर लेवल में ही है और उससे फाइट करने के बारे में कह रहा है। लेकिन उन सबकी उम्मीदों के परे वो उसी चप्पल से मारकर उसका हाथ तोड़ देता है, जिससे दर्द और हैरानी से उसका हालत काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है। लेकिन वो उसे उसी चप्पल से धोना जारी रखता है और उसे उठाकर पटक भी देता है। वो देखकर तो फैंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगा होता है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। दूसरी तरफ में वांग उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे कारण मेरा चप्पल फट गया है, इसलिए तुम्हें इसका भरपाई करना होगा। दूर से वो सब देखकर सभी लोग उसी के बारे में डिस्कशन करते हुए इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जरूर वो अपना ताकत को छुपा रहा होगा। तभी वहां पर कोई आता है, जिससे उनका टेंपल ऑफ लाइट पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और वो लोग कोई और नहीं बल्कि लाइट अलायंस के 3 और सेक्रेड इन्वॉय आए होते हैं, जो लोग आकर कहते हैं कि आखिर किसका हमारे टेंपल ऑफ लाइट में प्रॉब्लम खड़ा करने की हिम्मत हो रहा है। उन्हें देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वहीं पर उन्हें देखकर फैंग सोच रहा होता है कि तीनों के तीनों सेंट है, वो लोग दोंगमिंग किंगडम से है और उनका इस ब्रांच में 5 सेंट है, इसका मतलब 10 किंगडम में 50 सेंट होगा। आखिर उनका पावर कितना ज्यादा वास्ट है। तभी फैंग को देखकर वो लोग कहते हैं कि वो तो फिनिक्स बिस्ट का ऑरा है ना, क्या वो हुआंग क्लान से बिलोंग करता है। दूसरा बंदा फैंग से पूछता कौन हो तुम और हमारे टेंपल ऑफ लाइट में प्रॉब्लम खड़ा क्यों कर रहे हो। उसके जवाब में फैंग कहता है कि मुझे बस तुम्हारा लाइट अलायंस का एग्जिस्टेंस पसंद नहीं है। ये बोलकर वो वहां से भागने की तैयारी करने लगा होता है। दूसरी तरफ में फैंग की बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि लाइट अलायंस को तो एक एम्पायर भी हरा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी ये बच्चा ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। वहीं पर वो तीनों सेंट नीचे आकर फैंग से पोलाइटली कहता है कि कहीं तुम हमारे लाइट अलायंस को गलत तो नहीं समझ लिए हो ना। उसके पोलाइटनेस को देखकर वहां पर खड़े लोग चौंक जाते हैं कि आखिर वो उससे इतना ज्यादा पोलाइटली बात क्यों कर रहा है। वहीं पर वो सेंट फैंग से कह रहा होता है कि इस दुनिया में सभी लोग भगवान के लोग हैं, सभी लोगों को शांति से रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए। फैंग उसके बात को बीच में काटते हुए कहता है हिपोक्रिटिकल बनना बंद करो। तभी वहां पर चप्पल से पिटाया हुआ वही बंदा आकर अपने सीनियर से कहता है। उसे देखकर उसका सीनियर थोड़ा सा हैरानी से कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो। वो उसे इग्नोर करके फैंग से उसके बारे में पूछने लगा होता है। उसकी बातों सुनकर लीडर सेंट कहता है कि अब जबकि ये बंदा इंसानी रेस का है तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना बोलकर वो अपने बात को तोड़ मरोड़ कर कहता है कि हुआंग क्लान का निर्वाणा टैलेंट को ऑप्टेन करने के लिए वो फिनिक्स कोड का रेमिनेंट को चुरा लिया है।
वो बंदा हाँ में जवाब देते हुए सोचता है कि सीनियर सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है, अगर हम लोग फिनिक्स गॉड के रेमिनेंट को रिट्राइव कर लेंगे और उसे मार देते हैं तो इसका हमारा लाइट अलायंस से कोई भी लेना देना नहीं होगा। दूसरी तरफ में उनकी फालतू की बातें सुनकर वांग काफी ज्यादा भड़कते हुए चिल्लाने लगा होता है कि तुम लोग क्या फालतू की बातें कर रहे हो। उसे देखकर लीडर पूछता है क्या वो आर्टिफैक्ट है। ये बोलकर वो सोचता है कि वो भिखारी बुड्ढा सिर्फ एंसेस्टर लेवल में ही है, लेकिन फिर भी उसके पास एक आर्टिफैक्ट क्या कर रहा है। ये सोचकर वो अपने एक बंदे को उससे उसका आर्टिफैक्ट को छीनने के लिए भेज देता है। इसलिए वो बंदा उससे फाइट करने चला जाता है, लेकिन वांग उसी चप्पल से उसे पीट कर रख देता है। जो देखकर लीडर को भी विश्वास होने लगा होता है कि लगता है कि वो सच में एक आर्टिफैक्ट ही होगा। दूसरी तरफ में वो सब देखकर सभी लोग भी बातें करने लगे होते हैं कि क्या वो सच में लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है। दूसरा कहता है क्या वो चप्पल सच में गॉड के द्वारा पहना हुआ चप्पल है। तीसरा कहता है किसे पता, सिर्फ कुछ ही लोग देख सकते हैं कि वो डिवाइन वेपन है, यहाँ तक कि सेंट भी उससे मारा जा सकता है। वहीं पर उसे देखकर लीडर सोच रहा होता है कि अब जबकि अगर वो सच में एक आर्टिफैक्ट है तो वो मेरा होना चाहिए। ये सोचकर वो अपना पावर दिखाते हुए फालतू का भाषण देने लगा होता है कि एक डेविल होने के बावजूद भी तुम गॉड का आर्टिफैक्ट चुराने का अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया, जल्दी से उसे लौटा दो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो देखकर वांग नाटक करते हुए फैंग से चिपकते हुए कहने लगा होता है कि वो मेरा आर्टिफैक्ट चुराने की कोशिश कर रहा है, कुछ कीजिए। वो सब देखकर फैंग सोच रहा होता है कि ये चप्पल तो मैंने ही इसे खरीद कर दिया था, आखिर ये आर्टिफैक्ट कब से बन गया। फैंग वो सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो बंदा छीनने के लिए आ जाता है, लेकिन उससे पहले ही वांग उसे उसी चप्पल से मारकर उसका 2-4 दांत को तोड़ कर रख देता है और उसके बाद भी वो उसे 2-4 झापड़ लगाना जारी रखता है। वो सब देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उन्हें विश्वास हो ही नहीं रहा होता है कि वो पिट रहा है। लेकिन उनमें से एक बंदा ध्यान से देखकर कहने लगा होता है कि अगर उसका चप्पल जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ये बोलकर वो अपना चप्पल देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और समझ जाते हैं कि चप्पल तो ऑर्डिनरी है, लेकिन वो अपना असली ताकत को छुपा रहा है। वहीं पर वांग उसको पीट पीट कर उसका भरता बनाना जारी रखता है, जो देखकर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसका जैसे एक एक्सपर्ट डोंगमिंग किंगडम में क्यों छुपा हुआ है, कहीं उसका गोल फैंग को प्रोटेक्ट करना तो नहीं है ना। इसी तरह की बातें वो लोग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ में वांग उसका पीट पीट कर उसका हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है और उसे एक लात मार के फेंक देता है, जो देखकर उसके लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसे संभालने लगे होते हैं। उसका वैसा हालत देखकर फैंग उसे मॉक करते हुए कहता है कि क्या अब तुम लोग इस आर्टिफैक्ट को लेना नहीं चाहोगे। ये बोलकर वो सबसे कहता है जैसे कि तुम सभी लोग देख ही चुके हो कि लाइट अलायंस वाले कितना ज्यादा क्रूएल है, अगर वो लोग किसी चीज को हासिल नहीं कर पाते हैं तो ये कहने लगते हैं कि दूसरा पार्टी डीमन के साथ है। फैंग का वो बात सुनकर सभी लोग हाँ में जवाब देकर कहने लगे होते हैं कि हालांकि हम लोग पहले लाइट अलायंस में विश्वास करते थे, लेकिन इस घटना से तो। भीड़ की बातें सुनकर लाइट अलायंस का एक बंदा सभी लोगों को संभालने की कोशिश करने लगा होता है, लेकिन उसका बात पूरा करने से पहले ही फैंग वहां से जाते हुए कहता है कि मैं फैंग हाउ एक दिन लाइट अलायंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उन्हें जाता देखकर लाइट अलायंस के लीडर कहता है कि आज जो हुआ वो लाइट अलायंस का सबसे बड़ा डिस्ग्रेस है, ये मैटर जरूर 10 एम्पायर में आग की तरह फैल जाएगा। इसके 3 दिन के बाद लाइट अलायंस को होली माउंटेन को दिखाते हैं, जहाँ पर टेम्पल में एक बंदा जाकर अपने सुपीरियर को फैंग हाउ जो कुछ भी किया होता है वो सब बता रहा होता है। वो सब सुनकर वो सुपीरियर थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन फिर उसके सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है। वो बंदा बताते हैं कि उनका बॉडी और मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो गया है और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन का सामना भी करना पड़ा है, जिससे लाइट अलायंस को उस ब्रांच को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। उसकी बातें सुनकर वो सुपीरियर उससे पूछता है कि तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस भिखारी के पास एक आर्टिफैक्ट होगा। वो कहता मुझे नहीं लगता है, लेकिन शायद वो जरूर किसी टेक्निक का यूज करके अपने कल्टिवेशन को छुपा लिया होगा, और वैसे भी आर्टिफैक्ट का पावर को ऑर्डिनरी लोग यूज कर ही नहीं पाएंगे। सुपीरियर उससे कहता तो तुम्हारे से हमें इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना चाहिए। वो कहते हैं कि फैंग हाउ बंदा हमारे टेंपल को डिस्ट्रॉय करने का बातें किया है, इसलिए हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। उसके जवाब में सुपीरियर कहते हैं कि उसे आने दो, मैं भी देखता हूँ कि कैसे वो मेरे टेंपल को डिस्ट्रॉय करेगा। वो बंदा सिर्फ एक छोटा सा चींटी है जो कि अभी तक पूरा वर्ल्ड नहीं देखा है। अगले सीन में फैंग को दिखाते हैं जो कि एक पेड़ पर खड़ा होता है और वांग से पूछ रहा होता है बताओ कौन हो तुम और मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। वांग हमेशा वाला नाटक जारी रखते हुए कहते हैं कि मैं हुआंग चानू हूँ, मैं पहले तो आपको अपने बारे में बता दिया हूँ ना। फैंग उससे कहते हैं कि मैं 3 घंटे तक बोर्ड में चला हूँ, लेकिन तुम बिना किसी परेशानी के मुझे कैचअप करते रहे हो, जो कि कोई भी आम बंदा नहीं कर सकता है। वांग अपना नाटक जारी रखते हुए अपना फटा हुआ जूता दिखाकर आर्टिफैक्ट होने का दिखावा करने लगता है। उसके जवाब में फैंग चिल्लाते हुए कहने लगा होता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, मैंने वो जूता तुम्हें खरीद कर दिया था। अपने बारे में कुछ भी ना बताने की इरादा से वांग अपना जूता पहनते हुए कहता है कि मैं सिर्फ आपके साथ ट्रेन करना चाहता हूँ। उसे देखकर फैंग सोचते हैं कि इसके होने के साथ लाइट अलायंस को डिस्ट्रॉय करना काफी आसानी हो सकती है, और देखकर कोई मिलिशियस इंटेंशन भी नहीं लग रहा है। कहीं उसे इस बात को तो पता नहीं कि मेरे पास वर्चुअल मार्शल आर्टिस्ट बॉडी है, इसीलिए वो मुझे फॉलो कर रहा होगा। इसी तरह का सवाल वो खुद से पूछ रहा होता है और पूछने के बाद कहता है कि अगर तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है, मुझे फॉलो कर सकते हो। ये बोलकर वो गुफा में जाकर कल्टिवेट करने लगता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की उसे बता
बताता है कि अगर किसी के पास इनेट बॉडी या फिर डिवाइन बॉडी भी होगा, फिर भी उसे वो वाला पॉइंट को ओपन करने में लगभग 20 से 30 साल लग जाएगा। लेकिन आपकी बॉडी में तो 2 एक्सट्रीम पावर है, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 12 से 13 साल ही लगेगा। उसकी बात सुनकर फैंग फिर भी कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है, क्या इसे और फास्ट स्पीड से करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है? ये बोलकर वो सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं फैंग फैमिली को, वानसिन को और क्योंग को और इंतजार नहीं करवा सकता हूँ। फैंग का बातें सुनकर हुआंग उससे कहता है, ऑफकोर्स एक रास्ता और है। अगर आप एक तरह का अल्टीमेट पावर को ऑब्टेन कर लेते हैं तो अपने तीनों पावर को कंबाइन करने पर एक ही साल में आप ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर फैंग उससे पूछता है कि यहाँ का 8 फैमिली और एक गोड के अलावा भी क्या कोई ऐसा जगह है जहाँ पर से वो वाला अल्टीमेट पावर को ऑब्टेन किया जा सकता है? हुआंग हंसते हुए जवाब देता है, ऑफकोर्स हम लोगों को एंशिएंट डोम को स्ट्रॉन्ग सिमेट्री में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ कि वो एंशिएंट सिमेट्री काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से मिलती है। मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो भी सिर्फ लक पर ही डिपेंड करता है। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा निराश हो जाता है। तभी बाहर में जोर जोर से बिजली चमकने लगी होती है। बाहर के थंडर को देखकर फैंग को यान किंग का याद आ जाती है, जो याद करके वो सोचते हैं कि यान फैमिली थंडर गॉड के टेंपल में रहते हैं। अगर मैं थंडर एट्रीब्यूट को पोजेस कर लेता हूँ तो एक साल में ब्रेक थ्रू करना हार्ड नहीं होगा। ये सोचकर वो हुआंग को थंडर टेंपल लेकर चलने के लिए कहता है। हुआंग कहता है कि थंडर गॉड फेस्टिवल भी आने ही वाला है, ये काफ़ी अच्छा टाइम होगा जाने के लिए। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यान फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर यान किंग अकेले अकेले काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है और वो फैंग के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आकर कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, क्या तुम सुनना चाहोगी? वो थोड़ी सी निराश होने के नाटक करते हुए कहती है कि तुम 1 महीने के बाद मुझसे मिलने आई हो और अभी भी मजाक कर रही हो ना? उसकी बहन कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ और मेरे भविष्यवाणी के अनुसार तुम उससे जल्दी ही मिलोगी। ये सुनकर यान किंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वहीं पर अपने बात को पूरा करते हुए वो कहती है, सेलेस्टियल फेनोमेनन मुझे ये बता रहा है कि उस ब्राइट स्टार के अकॉर्डिंग वो तुम्हारे पास ही आ रहा होगा। उसकी बातें सुनकर यान किंग थोड़ी सी एक्साइटेड होकर और थोड़ी सी ब्लश होते हुए कहने लगी होती है कि उसे कैसा पता चला कि यान फैमिली यहाँ पर है। वो बताते हैं कि थंडर गॉड फेस्टिवल आ रहा है, शायद उसका आना इसी फेस्टिवल से रिलेटेड होगा। उसकी बातें सुनकर यान किंग जल्दी से उसके साथ फुली सिटी जाने लगती है। इसके बाद बताया जाता है कि सेनले माउंटेन जहाँ पर थंडर गॉड फेस्टिवल हेल्ड होता है वो शुआंगचुआंग एम्पायर का सबसे हाईएस्ट पीक पर लोकेटेड है। वहाँ पर पूरे साल थंडर और लाइटनिंग स्ट्राइक करते रहता है। उसके आसपास के पूरे 1000 माइल में रहने के लिए कोई भी जगह ठीक नहीं है, सिर्फ कुछ थंडर एट्रीब्यूट वाले मॉन्स्टर ही वहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। और फूले सिटी सेनले माउंटेन के सबसे ज़्यादा करीब है। जब भी थंडर गॉड फेस्टिवल होने वाला होता है वो सिटी काफ़ी ज़्यादा लोगों से भर जाती है। इतना बताने के बाद फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो सिटी का करीब पहुँचने वाला होता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ पावरफुल फिजिक वाले थंडर स्ट्राइक का यूज करके कल्टीवेट कर रहे होते हैं, लेकिन जिनका फिजिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है उसका पकौड़ा बन जा रहा होता है। वो सब देखकर फैंग भी थंडर का यूज करके ट्रेनिंग करने चला जाता है। इसके एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यान किंग काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट होकर फैंग को ढूंढ रही होती है। वो दोनों फैंग को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है, जो लोग कह रहे होते हैं कि एक बंदा कल से थंडर को सह ले रहा है। ये सभी कुछ बोलकर वो लोग उसी बंदे को देखने जाने लगे होते हैं। उनकी बातें सुनकर छू यान कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जिनके पास थंडर एट्रीब्यूट नहीं है वो लोग अधिक देर तक सह नहीं पाते हैं। उसके जवाब में यान किंग कहते हैं कि चलो हम लोग भी देखकर आते हैं। ये बोलकर वो लोग भी चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में उसी माउंटेन को दिखाते हैं, जहाँ पर सभी लोग फैंग को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि वो अभी तक टिका हुआ है। आखिर उसके पास कौन सा बॉडी है जिसके कारण वो अभी तक टिका हुआ है? इसी तरह की बातें सभी लोग कर रहे होते हैं। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि थंडर सच में मेरा बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो रहा है, थंडर गॉड फेस्टिवल में वो जरूर आएगी। ये सब वो सोच रहा होता है कि तभी उसे यान किंग की पुकार सुनाई देती है। उसका नाम लेकर यान किंग उसके पास जाकर कहने लगे होते हैं कि तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। उसे देखकर शू यान सोचने लगी होती है कि सिर्फ वो अकेला यहाँ पर क्या कर रहा है, लिन हुई उसके साथ क्यों नहीं है। वहीं पर फैंग को देखकर यान किंग उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब करने लगी होती है कि तुम यहाँ पर कब आए, कैसे आए और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। फैंग उसे अपने साथ लेकर जाते हुए कहने लगा होता है कि चलो मैं सब बताता हूँ। लेकिन उनका जाने से पहले ही वांग उससे कहने लगा होता है, तो क्या यही वो मिस्ट्रेस है? उसे देखकर यान उससे पूछते अब तुम कौन हो? वो अपना नाम बताकर बताता है कि मैं फैंग का डिसाइपल हूँ। उसका शक्ल देखकर यान उससे पूछती है कि क्या अब तुम अप्रेंटिस भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हो? फैंग कहता है कि एक लंबी कहानी है। ये बोलकर वो उसे वहीं पर छोड़कर यान को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि वो तीनों अपने कोर्टियर में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर फैंग शू यान को बताता है कि मुझे नहीं पता कि लिन हुई कहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ है, लेकिन जरूर वो शुआंगचेन माउंटेन की तरफ बढ़ रहा होगा। तभी यान किंग उससे कहते हैं कि तुम्हें एक थंडर एट्रीब्यूट वाली क्रिस्टल
क्रिस्टल चाहिए था ना, एक थंडर एट्रीब्यूट वाला ई क्रिस्टल मेरे फैमिली का फॉरबिडन लैंड में है, जिससे मैं लेने की कोशिश तो की थी लेकिन मैं उसे ले नहीं पाई हूँ। और वो क्रिस्टल सिर्फ और सिर्फ रिफाइन ही किया जा सकता है, लेकर कहीं पर जाया नहीं जा सकता है। उसकी वो बातें सुनकर फैंग थोड़ा सा निराश होकर कहता है कि अगर ऐसी बातें तो ठीक है, अब मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। लेकिन तभी वो कहते हैं लेकिन मेरे पास एक तरीका है उसे लेने के लिए। वो सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। यान किंग उसे अपना प्लान बताती है कि अभी थंडर गॉड फेस्टिवल शुरू होने वाला है, इसलिए मेरा क्लान का सभी थंडर एट्रीब्यूट वाला पर्सन वहाँ पर मौजूद होगा, इसीलिए जब टाइम आएगा तब फॉरबिडन एरिया में कोई भी नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर शुयन उससे कहने की कोशिश करती है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की मूव होगा, लेकिन अगर किसी को पता चल जाता है तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यान किंग उससे कहते हो तुम ज़्यादा चिंता मत करो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, ये फेस्टिवल 7 दिनों तक चलेगा और यही सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसकी वो सभी बातें सुनकर फैंग सोचता है कि यान किंग मेरे प्रति काफ़ी ज़्यादा काइंड है, पता नहीं कैसे मैं इसे रीपे करूँगा। और सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि क्योंग, वानसिन, किंगवो, सुई हुई, मैं किसी पर से भी गिव अप नहीं कर सकता हूँ। मैं डेफिनेटली तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। इसके 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यान फैमिली के सभी लोग माउंटेन पर चले गए होते हैं, लेकिन वहाँ पर यान किंग को ना देखकर पैट्रिज उसके बारे में पूछते हैं। एक एल्डर बताते हैं कि हाँ मैंने सुना कि 10 दिन पहले शांतिंग पैलेस की शुयन उससे मिलने गई थी और अभी तक वो नहीं आई है। इसके रिप्लाई में वो उस एल्डर को यान किंग को वापस लाने के लिए भेज देते हैं और खुद ही अपने सभी लोगों के साथ अपना काम शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन में यान फैमिली को फॉरबिडन लैंड को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग अपने ड्रैगन से वहाँ पर जा रहे होते हैं और यान किंग जल्दी जल्दी जाने के लिए कह रही होती है कि जल्दी से चलो, हम लोगों के पास सिर्फ 7 ही दिन बच रहा है। ये बोलकर वो लोग वहाँ पर मौजूद एक अबेंडन रूम में चले जाते हैं जहाँ पर एक स्टोन टेबल रखा होता है। यान किंग अपने थंडर पावर का यूज करके उस स्टोन टेबल को भरने लगी होती है। उसका उतना ज़्यादा पावरफुल थंडर को देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि तो इसका मतलब वो अभी तक अपना असली पावर को छुपा के रखी थी। मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मैं हमेशा एक लड़की के पीछे छुप के नहीं रह सकता हूँ। वहीं पर यान किंग अपना पावर का यूज करके वहाँ पर एक दरवाजा खोल दी होती है, जो देखकर फैंग उससे पूछता है तो क्या हम लोग ऐसे ही उसमें एंटर करने वाले हैं। ये बोलकर वो सोचता है तो क्या इसी तरह की जगह में यान फैमिली को कोड डिसेबल प्रैक्टिस करते हैं। तभी यान किंग उसका सवाल का जवाब देते हुए कहते नहीं। ये बोलकर वो एक शील्ड का यूज करके दोनों को उसके अंदर डाल देती है और तब जाकर वो लोग उसमें एंटर करते हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा जगह पर थंडर स्ट्राइक हो रहा होता है और बिना शील्ड के वो लोग एक पल भी वहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसमें एंटर करते हुए यान किंग उससे बताते हैं कि ये सिर्फ एज है और यहाँ का लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन अगर मार्शल किंग पे यहाँ पर आता है तो वो फिर भी जिंदा नहीं बच पाएगा। कुछ लाइटनिंग स्ट्राइक तो सेंट को भी मार सकता है। लेजेंड ये कहते हैं कि जब गॉड ऑफ थंडर को थंडर रिलम से निकाल दिया गया था तब वो यहीं पर आया था। उसकी सभी बातें सुनकर फैंग थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है तो क्या इसका मतलब बाकी का 8 फैमिली भी इसी तरह के एरिया को कंट्रोल करते हैं। यान किंग सामने इशारा करते हुए कहते हैं कि इस डोमेन के सेंटर में सुपर ग्रेड का ई क्रिस्टल मौजूद है। ये बोलकर वो सब वहाँ पर लेकर जाने लगती है, जहाँ का ई क्रिस्टल को देखकर फैंग एक पल के लिए चौंक जाता है। वो बताते हैं कि वो क्रिस्टल यहाँ पर पिछले 10,000 साल से यहीं पर है, इसीलिए अब वो सुपर ग्रेड के लेवल में पहुँच गया है। अगर उसे और 10,000 साल दिया जाएगा तो शायद वो होली थंडर बीट में इवॉल्व हो सकता है। तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है, जल्दी से जाकर उसे रिफाइन कर लो तो शायद तुम अल्टीमेट पावर को भी गेन कर सकते हो। वो हमारे फॉरबिडन लैंड का सबसे प्रोमिसिंग क्रिस्टल है जो कि होली थंडर बीट में इवॉल्व हो सकता है। उसके पास ऑलरेडी एक्सट्रीम ऑरा है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से सॉलिड बॉडी को कंडेंस नहीं कर पाया है। उसकी सभी बातें सुनकर फैंग उससे कहते कि तुम सच में मेरे प्रति काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे रीपे करूँगी। उसके जवाब में वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे सच में रीपे करना चाहते हो तो तुम मुझे अपने बॉडी से रीपे कर सकते हो। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा होता है कि मजाक करने का ये सही वक्त नहीं है, लेकिन तभी वो उससे कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इतना बोलकर वो थोड़ी सी शर्माते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। फैंग थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहने की कोशिश करता है कि ऐसा बात नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, बल्कि हमारे स्टेटस काफ़ी ज़्यादा अलग है। उसके जवाब में वो थोड़ी सी निराश होते हुए कहती है कि हाँ, हमारे यान फैमिली का ऐसा रूल है कि हम लोग आउटसाइडर से शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ लड़के के एफर्ट पर डिपेंड करता है, सब कुछ ताकत पर डिपेंड करता है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि ये उम्मीद करके भी तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ कि तुम जल्दी से ताकतवर बन सको, तब जाकर हम दोनों। फैंग उसका बात को वहीं पर काटते हुए कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं स्ट्रॉन्ग इनफ बन जाऊँगा तो यान फैमिली में आकर ओपनली तुमसे शादी करूँगा। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होकर उसे पीटते हुए कहने लगी होती है कि कौन बोला कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, जल्दी से जाकर उसे रिफाइन करो। इसलिए वो उसे रिफाइन करने के लिए जैसे उसे छूता है वो बैकफायर कर जाता है, जिससे वो खून की उल्टी करने लगता है। वो देखकर यान थोड़ी सी घबरा जाती है और जल्दी से उसकी हेल्प करने लगती है। इसलिए फैंग इस पर उस क्रिस्टल को उठा लेता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा होता है, लेकिन तभी उसका छुआनवो डिफेंसिव एरे एक्टिवेट होकर उसे प्रोटेक्ट करने लगा होता है। इसलिए वो उसे जल्दी से उठाकर वहाँ पर बैठकर उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। वो बिना किसी टेंशन के बैठ के आराम से वहाँ पर रिफाइन करने लगा होता है, लेकिन दूसरी तरफ यान फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लगे होते हैं क्योंकि यान किंग उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही होती है।
इसीलिए वो लोग अपने और लोगों को यान किंग को ढूंढने के लिए भेज देते हैं और इसी के साथ यहीं पर सिर्फ रहने के लिए कहता है और यान फैमिली का सभी इन्फ्लुएंस का यूज करने के लिए भी कह देता है। इसके 2 दिन के बाद अगले सीन में फैंग को दिखाते हैं, जिसे देखकर यान किंग सोच रही होती है कि लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाले ये क्रिस्टल को रिफाइन करना बाकी के एट्रीब्यूट वालों को रिफाइन करने से 100 गुना ज़्यादा हार्ड होता है। मुझे नहीं पता कि इसका बॉडी कितना देर तक और इसे सपोर्ट कर पाएगा। तभी उसका वर्चुअल ड्रैगन निकलकर उसके आसपास का सभी थंडर को निकलने लगा होता है। वो देखकर यान किंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगी होती है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं पर वो ड्रैगन उन सभी लाइटनिंग को ऑब्जर्व करके कुछ ही घंटे में मार्शल एम्पायर लेवल में पहुंच जाता है। उसका टैलेंट देखकर यान किंग सोच रही होती है कि मुझे पता नहीं था कि इसके पास वॉइड और लाइटनिंग दोनों का एट्रीब्यूट होगा। जितना ज़्यादा इसका पेट स्ट्रॉन्ग होगा हमारे साथ रहने का चांस उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। वहीं पर फॉरबिडन एरिया के बाहर में उसी थर्ड एल्डर को दिखाते हैं, जहाँ पर वो यान को ढूंढते ढूंढते सोच रहा होता है कि आखिर यान किंग चली कहाँ गई है। थर्ड एल्डर को ऐसा लगता है कि शायद अब वो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने चली गई होगी। ये सोचकर वो वापस जाने लगा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ नजर आती है, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगा होता है और तभी उसे पता चलता है कि कोई फॉरबिडन एरिया में एंटर कर गया है। वो जानकर वो उसी तरफ आगे बढ़ते हुए सोचता है कि सभी लोग तो सिनले माउंटेन में चले गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कौन हो सकता है। ये सोचकर वो भी वहाँ पर एंटर कर जाता है और देखने लगा होता है कि आखिर अंदर में आ कौन गया है। वहीं पर अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर फैंग ऑफ फाइनली उसे पूरी तरह से रिफाइन करके थंडर एट्रीब्यूट को भी हासिल कर लेता है। वो जानकर यान किंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी फैंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होने लगा होता है और उसका बॉडी का इविल फायर फिर से एक्टिवेट हो जाता है। वो देखकर फैंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि जब पिछली बार ऐसा हुआ था तब किंग वो उसका हेल्प करने के लिए वहाँ पर थी, लेकिन इस बार तो यहाँ पर यान किंग होती है। ये सब सोचकर वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। उसका वैसा हालत देखकर यान किंग कंफ्यूज होकर पूछने लगी होती है कि तुम्हें क्या हो रहा है। फैंग काफ़ी मुश्किल से उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो ना जाकर उसके और करीब जाकर कहते हैं मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, बताओ मुझे कि तुम्हें क्या हो रहा है। तभी वो खुद पर से कंट्रोल खो देता है और वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर उससे पूछने लगी होती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। ये बोलकर वो सोचता है कि हालांकि मैं तुम्हें खुद को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। तभी फैंग जल्दी से खुद को कंट्रोल करके उससे माफ़ी मांगने लगा होता है। वो उससे कहते माफ़ी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें पेन में देख नहीं सकती हूँ। ये सुनकर फैंग उससे प्रॉमिस करता है कि मैं डेफिनेटली तुमसे ओपनली शादी करूँगा। तभी यान किंग उसका बॉडी में से एक तरह की एनर्जी को निकलते देखकर वो कहती है कि तुम्हारे बॉडी का एनर्जी ओपन हो गया है और उसे अल्टीमेट पावर में इवॉल्व करने का सिर्फ एक ही मौका तुम्हारे पास है। वो सुनकर फैंग उससे पूछते हैं कि इसे अल्टीमेट पावर में इवॉल्व कैसे कर सकता हूँ। यान किंग थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है इसके लिए हम दोनों को एक होना पड़ेगा। ये सुनकर फैंग बिना किसी देरी के शुरू हो जाता है। इसी के साथ अगले सीन में उसी एल्डर को दिखाते हैं, जहाँ पर वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। और वो ये सोचने लगा होता है कि कहीं ये यान किंग तो नहीं कर रही है ना, कहीं इसका मतलब वो सेंट रिलम में तो ब्रेक थ्रू नहीं कर ली है ना। नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। एंसेस्टर बोले हैं कि इसके लिए उससे कम से कम 10 साल और लग जाएगा। यही सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा होता है और तभी उसे उसके सामने वही वर्चुअल ड्रैगन दिख जाता है, जो कि वहाँ का लाइटनिंग फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर रहा होता है। जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचते हैं कि 5 ग्रेट बीस्ट का डिसेंडेंट होने के कारण वो अपने टैलेंट को कंट्रोल करने के बावजूद भी दूसरे एक्सट्रीम पावर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जब वो लोग 2 एक्सट्रीम पावर को कंट्रोल कर लेते हैं तब उसे डबल पोल कहते हैं। उस ड्रैगन को देखकर वो एल्डर उसे अपना सवारी बनाने के बारे में सोचकर उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो उसके हाथ से निकल जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो सोचने लगा होता है कि आखिर यान फैमिली को फॉरबिडन एरिया में ये ड्रैगन आ कहाँ से गया। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। उससे बचकर वो कहता है मुझे आगे जाने से वो रोक रहा है, इसका मतलब जरूर यहाँ पर उसका ओनर होगा। उसका एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि यान किंग भी वहीं पर है। तभी उसे यान किंग के साथ साथ उसे एक और बंदे का शैडो दिखाई देता है। वो देखकर थर्ड एल्डर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचने लगे होते हैं कि तो इसका मतलब उसका ओनर सच में उसके अंदर ही है। वो सब जानकर वो जल्दी से पैट्रियज को बताने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहीं पर उस शील्ड के अंदर में उन दोनों को दिखाते हैं, जहाँ पर फैंग उठ जाता है। उसे जागता देखकर यान किंग जल्दी से उसे एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए कहती है, इसलिए वो एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। तभी यान किंग को ऐसा फील होता है जैसे कि उसका फादर वहाँ पर आ गए हों। वो जानकर वो थोड़ी से घबराते हुए सोचने लगी होती है कि इस एनर्जी के फ्लक्चुएशन को जज करने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेरे फादर और थर्ड एल्डर का है, इसका मतलब फैंग अब खतरे में आ गया है। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं, जहाँ पर उसे देखकर पैट्रियज कहते हैं कि ये तो सच में डबल पोल वाला ही ड्रैगन है। और आगे कहते हैं कि आखिर इस ड्रैगन को ओनर हो कौन सकता है। थर्ड एल्डर बताते हैं कि यान किंग उस शील्ड के अंदर में है और उसके साथ एक लड़का भी है। ये सुनकर पैट्रियज सोचते हैं कि यान किंग बचपन से अनरूली और विलफुल रही है, कहीं वो इस ड्रैगन के कारण ही तो उस लड़के को अप्रोच तो नहीं कर रही है ना। ये सोचकर वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे यान फैमिली के मेंबर हो। ये बोलकर वो अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक को उसका ड्रैगन रोक देता है। जो देखकर पैट्रियज उससे कहते हैं कि
रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। वहीं पर अंदर में दिखाते हैं जहां पर फैंग नेक्स्ट रिले में पहुंच गया होता है और मौके का फ़ायदा उठाकर वो और आगे कल्टिवेट करने लगा होता है। लेकिन तभी यान किंग उसे रोकते हुए कहते हैं कि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। ये सुनकर फैंग थोड़ा हैरानी से पूछता है, क्यों फेस्टिवल खत्म हो गया है क्या? यान किंग कहते हैं, नहीं, बल्कि मेरे फादर और थर्ड एल्डर को पता चल गया है और वो लोग बाहर में ही है। इसके जवाब में फैंग कहता है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, इस मैटर को मैं संभाल लूँगा। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर उसके फादर आगे बढ़ते हुए उस ड्रैगन से कहते हैं कि तुम अंदर में मौजूद बंदे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ में फैंग का बात सुनकर यान किंग उसे रोकते हुए कहते हैं, नहीं, तुम इस मैटर को सॉल्व नहीं कर सकते हो, मेरे फादर तुम्हें डेफिनेटली मार देंगे। फैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका सन इन लो हूँ। यान किंग थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहते हैं, कभी मजाक करने का वक्त नहीं है। तभी उसके फादर वहाँ पर आकर उससे पूछते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये बोलकर वो सोचता है कि हमेशा से एरोगेंट रही है, आखिर ये इस तरह के लड़के के करीब कैसे आ सकती है? ये बच्चा अभी अभी मार्शल एम्पायर रिले में ब्रेक थ्रू किया है और इसके पास तो कोई एट्रीब्यूट भी नहीं है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उस पर हमला करते हुए सोचता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे पास क्या क्या है। लेकिन फैंग उसका अटैक को काफ़ी आराम से काउंटर कर देता है, जो देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर ये देखकर यान किंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए सोच रही होती है कि ये तो वार इंटेंट है, तो इसका मतलब फैंग की झांतियन की इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर लिया था। दूसरे तरफ में ये देखकर पैट्रिज अपने पावर को थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिससे फैंग पिट जाता है, लेकिन वो फिर भी अपना वॉर इंटेंट का यूज करके फाइट बैक करते रहता है। वो देखकर पैट्रिज सोचता है कि वो मेरे 50% प्रेशर को सह लिया है, क्या उसे सच में किसी चीज़ से डर नहीं लगता है? लगता है कि यान किंग उसके साथ उस ड्रैगन के कारण नहीं है। अगर ये बच्चा हमारे यान फैमिली से रहता है तब तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो कितनी दुख की बात है। ये सोचकर वो अपना पावर बढ़ाकर हमला कर देता है, जिससे इस बार उसे जोर से लग जाती है। वो देखकर यान किंग जल्द से उसे प्रोटेक्ट करने लगी होती है, लेकिन फैंग उसके शील्ड में से बाहर निकलते हुए कहता है कि मुझे इसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो बाहर निकलकर अपना पावर कंडेंस करके उस पर हमला कर देता है। वो देखकर थर्ड एल्डर भी थोड़ा सा हैरान होते हुए सोचता है कि मास्टर सिर्फ अपना 70% पावर का यूज किया है और मैं सिर्फ अपना सेज वाला पावर का यूज करके उसे रोक पाया हूँ। एम्परर लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद भी उसके पास इतना ज़्यादा पावर कैसे हो सकता है? इससे पैट्रिज अब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और ध्यान से देखकर वो कहता है कि वो कोई की नहीं है, बल्कि वो वॉर इंटेंट है। मैंने सुना था कि किसी ने झांतियन का इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर लिया था, तो लगता है कि शायद ये वही बंदा है। ये बोलकर वो उससे कहता है कि तुम चाहे जो भी क्यों ना हो, हमारे फॉरबिडन एरिया में तुम वाइल्ड एक्ट नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वो हमला करने की तैयारी करने लगा होता है। वो देखकर यान किंग उन्हें रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो उसे रास्ते से हटा देते हैं और उस पर हमला करते हुए कहता है कि अपना सभी एबिलिटी का यूज करो। फैंग उसके अटैक को काउंटर करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से पिट जाता है। वो देखकर यान किंग काफ़ी ज़्यादा रोते हुए जल्दी से उसके पास जाकर उसे उठाने लगी होती है। फैंग उससे काफ़ी मुश्किल से कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं मरने वाला नहीं हूँ। ये बोलकर वो अपनी इंजरी को छूते हुए सोचता है कि ये थंडरबोल्ट तो सच में काफ़ी ज़्यादा ग्रेट पावर है, इसमें कोई भी मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। तो कहीं इसका मतलब वो जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया है ना? क्या वो मेरे रेजिस्टेंस को हराना चाहता है? लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। ये बोलकर वो खुद को हील करने लगा होता है। वहीं पर यान किंग अपने फादर से कह रही होती है कि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हर्ट हो गया है कि आप अभी भी उसे जाने नहीं देंगे। तभी वो ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। उसके अटैक से बचते हुए पैट्रिज कहते हैं कि क्या तुम अभी भी अपने मास्टर को बचाना चाहते हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे हो। ये बोलकर वो आगे बढ़ते हुए सोचता है कि र्यूमर्स ये कह रहे हैं कि सूरा क्लान का ब्लड डीमन झांतियन का इनहेरिटेंस को ऑब्टेन किया है। अगर वह सच में सूरा क्लान का मेंबर है तो वो लोग जरूर बदला लेने के लिए आएंगे, इसलिए मैं उसे ऑफेंड नहीं कर सकता हूँ। वहीं पर यान किंग फैंग को पकड़कर रोते हुए अपने फादर से कह रही होती है कि आप इसे मार नहीं सकते हैं, अगर आप इसे मार देंगे तो मैं भी अकेले नहीं जीऊंगी। तभी वो ड्रैगन आकर उस पर हमला कर देता है। इस बार उसके अटैक में 2 पावर को देखकर पैट्रिज थोड़ा सा हैरान होते हुए सोचता है कि वो ब्लू एनर्जी अल्टीमेट पावर जैसा लग रहा है। ये सोचकर वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए सोचता है कि क्या ये 3 अल्टीमेट पावर के साथ ट्रिपोलर थंडर ड्रैगन है, लेकिन ट्रिपोलर थंडर ड्रैगन तो इस दुनिया में कैसे हो सकता है? एक और पावर को नोटिस करके वो सोचता है क्या उसके पास स्टार पावर है। अब ये स्टार पावर को कैसे ऑब्टेन कर लिया है और इस पावर को ऑब्टेन करने के बावजूद भी उसका बॉडी फटा क्यों नहीं? अगर मुझे अच्छे से याद है तो स्टार पावर सिर्फ और सिर्फ 93 कॉन्टिनेंट का फैंग फैमिली का डिसेंडेंट ही इनहेरिटेंस कर सकता है। तो लगता है कि इसका मतलब ये बंदा सूरा क्लान का नहीं है। इतना सोचकर वो उससे पूछता है कि बताओ कौन है ये। ये सुनकर वो थोड़ी सी नर्वस होने लगी होती है। उससे कुछ भी ना बोलता देखकर उसका फादर और चिल्लाते हुए पूछते हैं कि बताओ ये कौन है। तभी फैंग उठकर अपने बारे में सब कुछ बता देता है। उसके बारे में जानकर उसे पता चल जाता है कि तियानवे कॉन्टिनेंट का फैंग फैमिली से बिलोंग करता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, के लिए